शहर की फजाओं में मानसून की पहली बारिश की बो रची हुई थी। रहमान विला के वसीओ अरीज ला में लगे नीम के दरख्तों से गिरती बूंदें एक अजीब सा आहंग पैदा कर रही थीं। जोया, जो अपने बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी, खिड़की के पास खड़ी बाहर के मंजर में खोई हुई थी। इसकी जिंदगी किसी परियों की कहानी जैसी थी, बेफिक्री, दौलत और एक शफीक बाप का साया। लेकिन इस कहानी में एक नया रंग शामिल हो चुका था, और वो रंग था दानियाल। दानियाल, जो रहमान साहिब की टेक्सटाइल फैक्ट्री में एक जूनियर मैनेजर के तौर पर भर्ती हुआ था, बहुत जल्द अपनी मेहनत और लजाजत से रहमान साहिब का एतमाद जीतने में कामयाब हो गया था। जोया के लिए वो एक ऐसा ख्वाब था जिसे इसने अपनी आंखों में बसा लिया था। जोया, तुम कहाँ खोई हुई हो? रहमान साहिब की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। वो मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। कुछ नहीं अबू, बस बारिश देख रही थी, जोया ने शर्माते हुए जवाब दिया। रहमान साहिब की पेशानी पर फिक्र की चंद लकीरें उभरी। बेटा, दानियाल ने आज मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है। वो लड़का मेहनती है, ज़हीन है, लेकिन मुझे एक अजीब सा खटका है। हमारे और उसके मेयार में बहुत फ़र्क है अबू। मोहब्बत मेयार नहीं देखती, जोया ने जोश से कहा। दानियाल ने साबित किया है कि वो सिर्फ आपका मुलाजिम नहीं बल्कि आपका वफादार है। इसने कारोबार को कितना फ़ायदा पहुंचाया है ये आप बेहतर जानते हैं। रहमान साहिब ने एक गहरा सांस लिया। वो अपनी बेटी की खुशी के सामने हमेशा हार जाते थे। उन्होंने दानियाल को कबूल कर लिया, मगर वो ये ना देख सके कि इस कबूलियत के पीछे उनकी बर्बादी का नविश्ता लिखा जा चुका था। धोखे का आगाज अगले 6 माह जोया के लिए किसी ख्वाब जैसे थे। दानियाल उसका हर तरह से ख्याल रखता। वो इसे शहर के महंगे तरीन रेस्तोरानों में ले जाता, इसे फूल देता और इसे ये यकीन दिलाता कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत है। जोया ने दानियाल की बातों में आकर अपने वालिद को इस बात पर राजी कर लिया कि वो दानियाल को अपनी फैक्ट्री का पार्टनर बना ले। अंकल, मैं चाहता हूं कि हम अपनी फैक्ट्री को एक्सपोर्ट के मैदान में ले जाएं, दानियाल ने एक रात खाने की मेज़ पर फाइलें फैलाते हुए कहा। इसके लिए कुछ कानूनी दस्तावेजात पर आपके दस्तखत चाहिए होंगे ताकि मैं बैंक से बड़ा लोन क्लियर करवा सकूं। रहमान साहिब, जो अब दानियाल को अपना बेटा समझने लगे थे, उन्होंने बगैर पढ़े उन कागजात पर दस्तखत कर दिए। उन्हें क्या मालूम था कि वो कागजात लोन के नहीं बल्कि जायदाद की मुंतकली और जालसाजी के थे। वो काली रात। एक हफ्ते बाद अचानक फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई। पूरे शहर में शोर मच गया कि रहमान टेक्सटाइल्स में करोड़ों का नुकसान हो गया है। रहमान साहिब परेशानी के आलम में फैक्ट्री पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। जनाब रहमान साहिब, अब पर इंश्योरेंस फराड और दानिस्ता आग लगवाने का इल्जाम है, पुलिस इंस्पेक्टर ने करख्त लहजे में कहा। ये क्या बकवास है? ये मेरी फैक्ट्री है, मैं इसे क्यों जलाऊंगा? रहमान साहिब जलाए। इसी वक्त अंधेरे से एक साया नमूदार हुआ। वो दानियाल था। इसके चेहरे पर वो पुरानी लजाजत नहीं थी बल्कि एक जहरीली मुस्कुराहट थी। दानियाल, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, बताओ उन्हें कि मैं बेकसूर हूं। रहमान साहिब ने इसका हाथ थामा। दानियाल ने हिकारत से उनका हाथ झटक दिया। सॉरी अंकल, लेकिन कानून सबूत मांगता है, और सबूत ये कहते हैं कि फैक्ट्री अब मेरी है और अपने इंश्योरेंस के पैसों के लिए इसे जलाया है। आपके अपने दस्तखत उन कागजात पर मौजूद है। जोया, जो पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, इसे लगा जैसे आसमान उसके सर पर गिर पड़ा हो। दानियाल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे। दानियाल जोया के करीब आया और उसके कान में सरगोशी की। मोहब्बत गरीबों का मशगला है जोया, में तो सिर्फ इस महल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा सहारा ले रहा था। अब तुम और तुम्हारे बाप मेरे रास्ते का पत्थर है। अंजाम की शुरुआत। रहमान साहिब को इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। सदमा इतना गहरा था कि वो जेल की सलाखों तक पहुंचते पहुंचते दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। जोया अकेली रह गई। दानियाल ने इसे धक्के देकर रहमान विला से निकाल दिया। वो रात जोया ने अपने बाप की मैयत के पास बैठकर गुजारी। इसकी आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे और उनकी जगह एक सर्द इंतकाम ने ले ली थी। अबू, मैं कसम खाती हूं, इसने अपने बाप के बेजान हाथ चूमते हुए कहा। जिस तरह इस शख्स ने आपकी इज्जत और जिंदगी छीनी है, मैं इससे इसकी रूह छीन लूंगी। दानियाल शाह, अब तुम्हारी गिनती शुरू हो चुकी है। एक रात जब वो कराची के साहिल पर अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रही थी, इसे हमजा मिला। हमजा एक रिटायर्ड वकील था जिसे दानियाल शाह ने माजी में एक केस में बुरी इसका बोलना
और उसकी नज़रों की चमक अब किसी शहजादी जैसी थी जिसके पीछे एक शिकारी छुपा हुआ था। माया, अब तुम तैयार हो? एक सुबह हमजा ने इसे एक फाइल थमाते हुए कहा। दानियाल शाह अब शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन इसने हाल ही में एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। वो ब्लू वाटर प्रोजेक्ट में अपनी तमाम दौलत लगा चुका है और इसे इस वक्त एक बड़े गैर मुल्की इन्वेस्टर की ज़रूरत है। माया ने आईने में अपना अक्स देखा। वो अब वो ज़ुया नहीं थी जो बारिश में रोया करती थी। वो इन्वेस्टर में हूँ अंकल। मैं दानियाल के पास इसकी मौत बनकर नहीं, इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बनकर जाऊंगी। दानियाल शाह की दुनिया। दानियाल शाह अब एक पुरतयूश दफ्तर में बैठता था। इसका भाई रेयान, जो शुरू से ही लापरवाह था, अब दानियाल की दौलत पर पलने वाला एक अय्याश इंसान बन चुका था। दानियाल को अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि वो भूल चुका था कि इसने अपनी बुनियादें किसकी लाश पर रखी है। एक सुबह दानियाल के सेक्रेटरी ने घबराते हुए अंदर आकर इत्तला दी, सर, लंदन से माया इन्वेस्टमेंट्स की सीईओ अब से मिलने आई है। उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, लेकिन वो कहती हैं कि उनके पास वो हल है जो आपको दिवालिया होने से बचा सकता है। दानियाल ने अब्रू उचकाए। अंदर भेजो। पहली मुलाकात। दफ्तर का भारी दरवाज़ा खुला। कमरे में एक ऐसी खुशबू फैली जो दानियाल को जानी पहचानी लगी, मगर वो इसे पहचान न सका। माया काले लिबास में, ऊंची एड़ियों और सिया चश्मे के साथ अंदर दाखिल हुई। इसका रोब ऐसा था कि दानियाल बे-इख्तियार अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मिस माया, दानियाल ने हाथ बढ़ाया। माया ने इसका हाथ नहीं थामा, बल्कि फाइल मेज पर पटक दी। मैं यहाँ हाथ मिलाने नहीं, आपकी डूबती हुई कंपनी को खरीदने आई हूँ। अलिफ। मिस्टर शाह। दानियाल उसके लहजे की काट देखकर हैरान रह गया। इसे माया की आंखों में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, बिल्कुल वैसी ही ठंडक जो इसे इस रात महसूस हुई थी जब उसने रहमान साहिब को जेल भिजवाया था। मगर माया का चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो इसे पहचानने में नाकाम रहा। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, दानियाल मुस्कुराया। लेकिन शाह ग्रुप को खरीदना इतना आसान नहीं। शाह ग्रुप इस वक्त 500 करोड़ के खसारे में है। माया ने सपाट लहजे में अदाद और शुमार बताए। अगले 1 माह में अगर आपको फंड्स ना मिले तो आपकी तमाम जायदाद नीलाम हो जाएगी। मैं आपको वो फंड्स दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? माया इसके करीब आई, इतनी करीब के दानियाल को इसके सांसों की तपश महसूस होने लगी। आपकी कंपनी के तमाम इंतजामी इख्तियारात मेरे पास होंगे। आप सिर्फ एक नाम के मालिक होंगे, फैसले में करूंगी। दानियाल शाह, जो किसी के सामने नहीं झुका था, माया के सिहर और अपनी मजबूरी के दरमियान फंस गया। इसे माया की जरूरत थी और यही माया की पहली जीत थी, जहां माया ज़ोया दानियाल शाह के घर और कारोबार के अंदरूनी ढांचे में जहर घोलना शुरू करती है। मोहरे मसलहत और जाल। दानियाल शाह ने माया की सख्त शराइत मान ली, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। माया अब शाह ग्रुप की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनकर इस इमारत में दाखिल हुई जो कभी उसके बाप की मेहनत से बनी थी। हर राहदारी, हर दीवार इसे इसके माजी की चीखें सुनाती थी, लेकिन इसने अपने चेहरे पर ज़ब्त का ऐसा निकाब चढ़ाया हुआ था कि कोई उसके अंदर का तूफान नहीं देख सकता था। रेयान, पहला मोहरा। माया जानती थी कि दानियाल की सबसे बड़ी कमजोरी इसका छोटा भाई रेयान है। रेयान एक बिगड़ा हुआ नौजवान था जिसे दौलत और शोहरत ने अंधा कर दिया था। दानियाल इसे कारोबार से दूर रखता था क्योंकि इसे रेयान की लापरवाही पर भरोसा नहीं था, और यही बात रेयान को खटकती थी। माया ने एक शाम रेयान को शहर के महंगे तरीन क्लब में देखा। वो अकेला बैठा शराब पी रहा था। माया ने मौका गनीमत जाना और उसके पास जाकर बैठ गई। इतना हैंडसम लड़का और अकेला? माया ने मुस्करा कर पूछा। रेयान ने सर उठाकर देखा। माया का हंसन इसे मसहूर कर गया। मेरा भाई समझता है कि मैं सिर्फ पैसे उड़ाने के लायक हूँ, इसलिए कोई मेरे साथ नहीं बैठता। माया ने हमदर्दाना लहजा अपनाया। दानियाल बहुत सख्त है। वो नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम दानियाल से ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हो। अगले चंद हफ्तों में माया ने रेयान को अपने एतमाद में ले लिया। इसने रेयान को अंदरूनी मालूमात देने के बदले भारी रकूम देना शुरू की, जिन्हें रेयान ने जुए में उड़ाना शुरू कर दिया। माया इसे आहिस्ता आहिस्ता दानियाल के खिलाफ उकसा रही थी, ये बावर करवाते हुए कि दानियाल इसे जायदाद में इसका जायज हिस्सा नहीं दे रहा। मोहब्बत का सराब। दूसरी तरफ दानियाल शाह माया के सिहर में मुकम्मल गिरफ्तार हो चुका था।
इसे माया में वो तमाम खूबियां नजर आती थीं जो इसने कभी जोया में देखी थीं, मगर माया का वकार और उसकी ताकत इसे मजीद मुतासिर करती थी। एक रात दानियाल ने माया को डिनर पर बुलाया। माया, तुमने मेरी कंपनी को बचाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी को भी संवार दो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। माया ने गिलास थामे हुए दानियाल की आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी जोया के लिए प्यार से भर जाती थीं, अब सिर्फ इंतकाम की प्यास बुझाना चाहती थीं। दानियाल, मोहब्बत एतबार मांगती है। क्या तुम मुझ पर इतना एतबार करते हो कि अपनी जिंदगी की बागडोर मेरे हाथ में दे दो? दानियाल ने माया का हाथ थाम लिया। मैं तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता हूं। माया के होंठों पर एक सर्द मुस्कुराहट आई। तो फिर कल उन कागजात पर दस्तखत कर देना जिनसे हमारी दोनों कंपनियों का इंजमाम मैनेजर हो जाएगा। इसके बाद शाह ग्रुप और माया इन्वेस्टमेंट्स एक हो जाएंगे। दानियाल ने बगैर सोचे समझे हामी भर ली। वो नहीं जानता था कि उन कागजात के दरमियान एक ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी क्लोज छुपा हुआ है जो दस्तखत होते ही इसे अपनी ही जायदाद से बेदखल कर देगा। धमाके की तैयारी। माया ने हमजा, वकील, के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए थे। रेयान ने नशे की हालत में दानियाल के इन तमाम खुफिया अकाउंट्स की तफसीलात माया को दे दें जिनमें फैक्ट्री की आग के इंश्योरेंस का पैसा छुपाया गया था। इसके अलावा माया ने इस रात की सीसीटीवी फुटेज और वो गवाह भी ढूंढ निकाले थे जिन्हें दानियाल ने पैसे देकर खामोश करवा दिया था। हमजा ने माया को खबरदार किया, माया, दानियाल खतरनाक आदमी है। जैसे ही इसे पता चलेगा कि तुमने इसे बर्बाद कर दिया है, वो अपनी जान पर खेल जाएगा। माया ने खिड़की से बाहर शहर की रोशनियों को देखा। अंकल, वो मुझे तब मार सकता था जब मैं जोया थी। अब मैं इसकी रूहों और रूह को मारना मुमकिन नहीं। इसे कल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी और वही उसकी जिंदगी का आखिरी खुशगवार लम्हा होगा। मंगनी का ऐलान। दानियाल ने अगले दिन एक अजीम अलशान तकरीब का ऐलान किया जहां वो माया के साथ अपनी मंगनी और कंपनियों के इंजमाम का जश्न मनाने वाला था। इसने पूरे शहर को मदऊ किया ताकि वो अपनी फतह का ढंढोरा पेट सके। माया ने इस रात के लिए वही सुर्ख जोड़ा पहना जो वो 5 साल पहले पहनना चाहती थी, मगर आज इस जोड़े का रंग मोहब्बत का नहीं बल्कि जंग का था। जहां बरसों की तपस्या अपना रंग लाती है और इंतकाम की आग दानियाल शाह के गुरूर को राख कर देती है। हिस्सा चहारुम, हिसाबन शब और नया सवेरा। रहमान विला, जो अब शाह पैलेस कहलाता था, रोशनियों में नहाया हुआ था। शहर के बासर सियासतदान, बिजनेसमैन और मीडिया के नुमाइंदे वहां मौजूद थे। दानियाल शाह सफ़ेद सूट में मलबूस फतमंद मुस्कुराहट लिए मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत के करीब था, एक ऐसी औरत का साथ जो खूबसूरत भी थी और बेपनाह दौलतमंद भी। माया, जोया, जब हाल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इस पर ठहर गईं। सुर्ख लिबास में वो आग का शोला लग रही थी, ऐसी आग जो सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। इसकी गर्दन में हीरों का वो हार था जो दानियाल ने इसे तोहफे में दिया था, मगर इसे वो हार किसी फंदे से कम नहीं लग रहा था। जश्न का आगाज। दानियाल स्टेज पर आया और माइक संभाला। ख्वातीन व हजरात, आज की रात मेरे लिए बहुत खास है। माया ने न सिर्फ मेरे कारोबार को नई जिंदगी दी है बल्कि मुझे जीने का ढंग भी सिखाया है। आज मैं उनके साथ अपनी मंगनी और शाह ग्रुप की नई बुलंदियों का ऐलान करता हूँ। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन माया ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। इससे पहले कि हम मंगनी की अंगूठियां बदले, मैं चाहती हूँ कि दानियाल शाह उन अहम कागजात पर दस्तखत कर दें जो हमारे कारोबार को कानूनी तौर पर एक कर देंगे। दानियाल ने बगैर पढ़े सबके सामने उन कागजात पर दस्तखत कर दिए जिन्हें माया ने बड़ी महारत से तैयार किया था। जैसे ही कलम की स्याही कागज पर लगी, दानियाल शाह की सल्तनत का सूरज गुरूब हो गया। निकाब कुशाई। दानियाल, किया तुम्हें याद है कि 5 साल पहले तुमने इसी तरह के कागजात पर एक और शख्स से दस्तखत करवाए थे? माया की आवाज में अचानक वो ठंडक आ गई जिसने दानियाल के खून को जमा दिया। हाल में खामोशी छा गई। दानियाल ने हंसते हुए कहा, माया, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही दानियाल शाह। माया ने स्टेज के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। जरा स्क्रीन पर नजर डालो। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। ये वो खुफिया फुटेज थी जो माया ने रेयान के जरिए हासिल की थी, जिसमें दानियाल को फैक्ट्री में आग लगाने वाले आदमियों को पैसे देते हुए देखा जा सकता था।
साथ ही रहमान साहिब की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग गूंजने लगी, जिसमें वो दानियाल की बेवफाई का जिक्र कर रहे थे। दानियाल का चेहरा जर्द पड़ गया, माथे पर पसीना उभर आया। ये सब झूठ है, ये माया की कोई साजिश है। मेरा नाम माया नहीं है दानियाल। माया ने चिल्लाते हुए अपना सिया चश्मा उतार फेंका और दानियाल की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। मेरा नाम ज़ोया रहमान है, वही ज़ोया जिसे तुमने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, वही ज़ोया जिसके बाप का तुमने कत्ल किया। पूरे हाल में अफरातफरी मच गई। दानियाल ने माया की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मगर माया ने इसे पीछे धकेल दिया। रुक जाओ, तुमने अभी जिन कागजात पर साइन किए हैं उनके मुताबिक तुम अब शाह ग्रुप के मालिक नहीं रहे। तुम्हारे तमाम बैंक अकाउंट्स, ये घर, यहाँ तक कि तुम्हारी गाड़ी भी अब मेरी है। तुम अब इसी मकाम पर खड़े हो जहाँ 5 साल पहले में थी, बिल्कुल खाली हाथ। इंसाफ की दस्तक। इसी लम्हे हाल के भारी दरवाजे खिले और एफआईए के अफसरान हमजा वकील के साथ अंदर दाखिल हुए। दानियाल शाह, आपको कत्ल, जालसाजी और इंश्योरेंस फराड के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। अफसर ने आगे बढ़कर दानियाल के हाथों में हथकड़ियां पहना दे। दानियाल ने मजमा में अपने भाई रेयान को देखा, जो सर झुकाए एक कोने में खड़ा था। रेयान ने माया के इशारे पर अपने ही भाई के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने का फैसला कर लिया था। दानियाल को जब पुलिस लेकर जाने लगी तो वो ज़ोया के सामने रुक। इसकी आंखों में अब वो पुराना गुरूर नहीं बल्कि खौफ और नदामत थी। ज़ोया, मुझे मुआफ़ कर दो। ज़ोया ने हकारत से इसकी तरफ देखा। मुआफ़ी इंसानों को दी जाती है दानियाल शाह। तुम तो वो दरिंदे हो जिसने अपनी हवस के लिए मोहब्बत और एतबार का खून किया। तुम्हें मुआफ़ी नहीं, इबरत मिलेगी। नया सवेरा। तकरीब खत्म हो चुकी थी, लोग जा चुके थे। शाह पैलेस अब फिर से रहमान विला बन चुका था। ज़ोया अकेली ला में खड़ी थी जहां से इसकी कहानी शुरू हुई थी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन आज ये बारिश इसके आंसू नहीं धो रही थी बल्कि इसकी रूह को पाक कर रही थी। हमजा वकील उसके पास आए। ज़ोया बेटी, तुमने कर दिखाया। तुम्हारे वालिद की रूह को आज सुकून मिल गया होगा। ज़ोया ने आसमान की तरफ देखा। अंकल, मैंने अपना हक तो वापस ले लिया, लेकिन उन 5 सालों में जो मासूम ज़ोया खो गई थी वो कभी वापस नहीं आएगी। वो ज़ोया अब एक मजबूत औरत बन चुकी है। हमजा ने इसे हौसला दिया। अब तुम्हारे पास ताकत भी है और दौलत भी। इससे अब दूसरों के ख्वाब पूरे करो, ना कि किसी के ख्वाब छीनो। ज़ोया ने मुस्करा कर सर हिलाया। इसने दानियाल की दी हुई अंगूठी उतारी और इसे लान की गीली मिट्टी में दबा दिया। इसने मोड़कर अपने घर की तरफ देखा, जहां अब रोशनियों का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला था। इंतकाम की आग बुझ चुकी थी और उसकी जगह अब इंसाफ के ठंडे उजाले ने ले ली थी। ज़ोया ने एक गहरा सांस लिया और घर के अंदर कदम बढ़ा दिया। आज पहली बार इसे महसूस हुआ कि वो वाकई आज़ाद है।